आइए देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2011 से 2025 तक के पूछे गए सभी क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्वेश्चन बाबू पुराना पूछा हुआ है 2014 का। क्या पूछ रहा है कि 2008-9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इसका आंसर उस समय के मुताबिक 25,494 होगा, ऑप्शन बी होगा। वर्तमान में अगर यदि हम लोग भारत का प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो स्थिर कीमतों पर भारत का प्रति व्यक्ति आय 1,14,710 है और मौजूद कीमतों पर 2,05,324 है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत हम लोग इसमें से आय कर को शामिल करेंगे। उत्पाद कर ये अप्रत्यक्ष कर है और बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आय कर क्या होता है। सरकार व्यक्ति संस्था के आय पर लगता है, इसका निश्चित हिस्सा सरकार को देना होता है। आय कर का जो भी हमारे ऊपर आय कर लगता है उसका निश्चित हिस्सा किसको देना होता है, तो सरकार को देना होता है। उत्पाद कर क्या होता है, सरकार किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण पर लगाता है, आमतौर पर माल की कीमत पर शामिल होता है, अंततः उपभोक्ता से भुगतान करता है। उत्पाद कर किसको देना होता है, तो उपभोक्ता को देना होता है उत्पाद कर। आय कर की कौन कौन देता है, या तो सरकार देती है, या कोई व्यक्ति देती है, या कोई संस्था देती है, उसके आय पर लगता है, वही कहलाता है हमारा आय कर। तो मेरा क्वेश्चन था प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से शामिल किया गया है किसको, तो आय कर एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट लगता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य में है, तो यह हमारे ही राज्य बिहार में है। भारत में सबसे कम PCI प्रति व्यक्ति आय बिहार में, सबसे ज़्यादा गोवा में। बिहार का एक झलक देख लेते हैं, बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 32,000 से 45,000 प्रति व्यक्ति आय है लगभग बिहार का हमारे। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारे पटना जिले का आय सर्वाधिक है। भारत की वित्तीय वर्ष क्या है, यह अच्छा क्वेश्चन है बाबू। वित्तीय वर्ष, हमारे भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, तो हमारे भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च, थोड़ा सा नीचे करूँगा, ठीक। हमारे भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। बहुत अच्छा बात है, समझने से क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा कि हमारे रहन सहन को प्रभावित करेगा कौन। तो हमारे पास जो पैसा रहेगा वही हमारे रहन सहन को प्रभावित करेगा। हमारे पास यदि पैसा अच्छा है तो अच्छा रहन सहन होगा, अच्छा मतलब उच्च स्तर का जीवन शैली होगा। यदि पैसा नहीं है तो नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बाबू प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम हमारे रहन सहन को प्रभावित करेगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना बाबू CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना जो होती है 2 मई 1954 को दिया था, 1954 को हुआ था। और एक हम यहाँ पे फैक्ट लिखे हैं कि 2019 में, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बाबू, 2019 में CSO प्लस NSSO को मिलाकर क्या बना दिया गया है, NSO बनाया गया है। CSO प्लस NSSO को मिला करके क्या बना दिया गया है, NSO। अब सारा काम यही NSO ही करती है। चलिए देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना, ये दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है बाबू। ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के जो गठन हुआ था वो 2 मई 1951 को हुई थी। लेकिन आपका बुक पूछा हुआ है यहाँ पे 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1954 को हुई थी। विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो उसके लिए बाबू आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो बहुत बार बताया है क्लास में हम आपको कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी ने लगाया है, 1868 में लगाया। इन्होंने प्रत्येक भारतीय का कितना बताए थे, PCI पर कैपिटा इनकम, तो 20 रुपया बताए थे। इन्होंने एक बुक लिखा था, ये बुक का नाम था, कौन सा नाम था इनका बुक का, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था, तो रेगनर नॉक्स ने। इन्होंने ही कहा था जो गरीब है वो गरीब होते रहेगा, जो अमीर है वो तो अमीर हो गया, लेकिन जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा और गरीब कमजोर ही होगा। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा का है, सबसे कम हम लोग पहले देख चुके हैं यहाँ पे बिहार का है।
वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं बाबू। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। तो करो, गरीबी रेखा का निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितना कैलोरी निर्धारित किया गया था बाबू? यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र पूछ रहा है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी था और ये 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक अभी बताए थे, बहुत VPI क्वेश्चन है बाबू, ये आने की प्रबल संभावना आपके एग्जाम में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी जी। कब लिखे हैं? 1868 में। इन्होंने 20 रुपया बताया है पर कैपिटा इनकम भारतीयों का उस समय। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? क्या करें? किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो मूल्य योग विधि के अंतर्गत जोड़ करके की जाती है। आइए हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 18 नंबर है ना। भारत का भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि के बदले हमको क्या मिलता है? तो बाबू लगान मिलता है ना। उसका देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो वही 1868 में जो दादा भाई नौरोजी जी लगाए थे, यही 1868 में लगाया गया। चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? उत्पादन से है, आय से है, व्यय से है, इनमें से सभी से है। आय और उपभोग का अंतर, बहुत आसान सवाल है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाएगा? बचत। आय जो मेरे पास आया, जो हम कमाए, उपभोग जो हमने खर्च कर दिया, जो कमाया उसमें से खर्च करने के बाद हमारे पास क्या जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ है पारिवारिक आय नहीं, सार्वजनिक उपक्रमों से आय नहीं, सरकार की आय नहीं, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य एक साल में, एक वर्ष में। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसमें मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है? मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है बाबू, तो हमारा हो जाना चाहिए ये NNP। नहीं, मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है NNP, तो शुद्ध राष्ट्रीय, इसमें नहीं शामिल होगा, इसमें होगा GDP में शामिल होगा। मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है GDP में। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में आज़ादी के बाद जो पहला समिति गठित किया गया था राष्ट्रीय आय को जांचने के लिए, उसमें PC महालनोबिस जी इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए क्या बोला, राष्ट्रीय आय को किससे? कुल जनसंख्या से। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमारा निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, मूल्य ह्रास का मान निम्नलिखित में किसमें मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है? तो GDP में। क्या बोला? मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल नहीं है। तो जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है NNP, उसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं होता है। कौन होगा इसका आंसर? तो NNP। एक बात समझ लीजिए लास्ट में, GDP क्या होता है? GNP और एक होता है NNP। GDP होता है एक साल में एक देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य GDP होता है। GNP क्या होता है बाबू? ये GDP में जो घटाना होता है, जो विदेशी हमारे देश से ले गए, और जोड़ना होता है जो हमारे विदेश से हमारे देश के लोग लाए, विदेश से जो पैसा कमा करके हमारे देश को लाए, तब हमारा बनता है GNP। NNP क्या होता है बाबू? तो NNP होता है GNP में से क्या घटा देना है? मूल्य ह्रास। ये 2 बार क्वेश्चन आया था मूल्य ह्रास का, तो इसको घटा देना है। GDP क्या होता है? एक साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। GNP होता है GDP में जो विदेशी हमारे देश से कमा के ले गए उसको घटा देंगे, और जो हमारे देश में विदेश से लोग कमा के लाए उसको हम लोग जोड़ देंगे, ये निकलेगा हमारा GNP। NNP क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या होता है? GNP में से इस GNP में से घटाना होता है मूल्य ह्रास को, बस, तब हमारा निकल जाएगा NNP। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब अगला देखो।